रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। ओके, तो आज जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग प्योरली जो है AWS को देख रहे होंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग थी क्या, उसमें वजूहात क्या थी और क्यों हम लोग क्लाउड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए जो आज का टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग विद AWS। AWS मीन्स Amazon वेब सर्विसेज। और उससे पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को सबको पता ही है। मैं एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ रॉयल साइबर में, बट AWS पे टॉक देने का मकसद यह है कि मैं खुद इनकी कम्युनिटी से काफ़ी एफिलिएटेड हूँ फ्रॉम लास्ट 2 to 3 ईयर्स। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं AWS कम्युनिटी बिल्डर में तीसरा साल है मेरा आज, मतलब अभी तक जो तीसरा साल है वो चल रहा है मेरा AWS कम्युनिटी बिल्डर्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर था तो मैं AWS जो क्लाउड कैप्टन्स होते हैं, मैं उन क्लाउड क्लब कैप्टन्स होते हैं वो भी रह चुका हूँ। अब मैं नहीं हूँ तो इसलिए मैं एक्स क्लाउड क्लब कैप्टन हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो AWS की कम्युनिटीज़ हैं लाइक यूज़र ग्रुप्स जो होते हैं, तो कराची के अंदर AWS का जो यूज़र ग्रुप कराची है उसको मैं विद अलॉन्ग विद माई टीम, तो हम लोग कराची में अभी उसको देख रहे हैं या उसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। और अपार्ट फ्रॉम दैट एजेंडा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहले हम लोग ट्रेडिशनल वे देखेंगे कि हमारे पास ट्रेडिशनल चीज़ें किस तरह से थी, उनको हम लोग सिनेरियो बेस में समझेंगे, उनमें प्रॉब्लम्स क्या थे, और देन क्लाउड क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद क्लाउड AWS की हम बात करेंगे। तो ये हमारा स्मॉल सा एक आज का एजेंडा है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, इज एनीवन नोज कि हमारे पास वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। नॉर्मली लेट्स सपोज कि आप ABC वेबसाइट पर जाते हैं तो आप सबसे पहले जाके लेट्स सपोज दराज पे चले जाते हैं। तो दराज पे जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ वहाँ पे शॉप करेंगे। ठीक है, जब आप शॉप कर रहे हैं तो जब दराज की जब साइट पे गए हैं, जैसे ही आपने URL हिट किया है कि उस जगह पे गए हैं, तो वो URL कैसे आप लोगों के पास आया। सिंपल ये है कि आपने अपने लैपटॉप या मोबाइल से उस URL को लिखा, देन उस पर हिट किया। जैसे ही वो हिट होगा, अंडर द हुड क्या होगा, वो सिंपल जाके वही जो आपका क्लाइंट है, आप एज अ क्लाइंट हिट करोगे किसी नेटवर्क के ऊपर, और वो नेटवर्क अंडर द हुड किसी सर्वर पे हिट करेगा जहां पर दराज वालों ने अपना डेटा स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, उस वहां पर डेटा हिट, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो हिट होगी, देन आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली उसका रिस्पॉन्स आएगा और वो रिस्पॉन्स आपकी स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने बोला है कि सर्च दराज की वेबसाइट पर जाने के बाद आपने सर्च किया कि मेंस ग्लासेस। ठीक है, आपने ग्लासेस की सर्च की, अब वो ग्लासेस की रिक्वेस्ट लेके जाएगा नेटवर्क के थ्रू सर्वर पे, और सर्वर क्या करेगा, उसके डेटाबेस में जो भी मेन ग्लासेस से रिलेटेड कैटेगरीज पड़ी हुई हैं वो उनको कलेक्ट करेगा, देन वो रिस्पॉन्स भेजेगा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये अंडर द हुड ये प्रोसेस चल रहा होता है, बट हमें बज़ाहिर वो चीज़ इसलिए फील नहीं होती कि वो बहुत फास्ट होता है और बहुत स्केलेबल होता है। हम जस्ट क्लिक करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो अंडर द हुड वो इस तरह से काम कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल वे था। हमारे पास हमारा सिस्टम मोबाइल हो या लैपटॉप हो, हम किसी IP के थ्रू हिट करते हैं, हमारे पर्सनल कोई IP एड्रेस होती है, वो IP एड्रेस नेटवर्क के थ्रू हिट करती है किसी सर्वर की IP को, और सर्वर की IP से हमारे पास कुछ डेटा आता है। ठीक है, अब IP एड्रेसेस क्या होते हैं, फिर वक्त के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। IP एड्रेसेस जिस तरह से हम लोगों ने देखा था, हमारे पास कोई भी वेरिएबल स्टोर करवाता तो अंडर द हुड किसी एड्रेस पे स्टोर होते हैं। तो IP एड्रेस भी जो है ना वो एक किस्म के एड्रेस हैं जो हमारे सिस्टम्स के नाम होते हैं। लेट्स सपोज अभी अगर क्लाइंट की बात करें तो उसका कोई IP एड्रेस होगा, और जो अगर हम लोग सर्वर की बात करें तो उसका कोई IP एड्रेस होगा, जिससे वो डिस्टिंग्विश हो रहे होंगे कि हमारे पास ये डिफरेंट जो है ना सिस्टम्स हैं और लेट्स सपोज सर्वर्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मली जो है एक वेबसाइट वर्क करती है। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें हमारे पास कि लेट्स सपोज हम लोग कुरियर करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेट्स सपोज आज मैंने एक लेटर लिखा इस्लामाबाद में मेरे दोस्त को। ठीक है, तो मैंने लेट्स सपोज अपना लेटर लिखा, अपनी जो भी क्यूरी थी, जो भी था, हाल वाल पूछा उससे, कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, और क्लाउड की अपनी कम्युनिटी को कैसे चला रहे हो, क्या कर रहे हो, और प्रैक्टिकली जो आप क्या कर रहे हो। तो मैंने अपनी जो सभी क्यूरी थी वो लिखी, देन मैंने जाके वो मेल बॉक्स में या लेटर बॉक्स में जहाँ मैंने सेंड करवानी है, मैं विद एड्रेस मैंने वो सेंड करवाती। अब एड्रेस यहाँ पे क्या है, मेरा IP एड्रेस होगा। लेट्स सपोज मैं फ्रॉम जो होता है हमारे पास किसकी तरफ से आ रहा है वो मेरा होगा, और टू मीन्स दूसरे बंदे की IP एड्रेस जिसको मैं भिजवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मेल एड्रेस में अपना जो काम जो भी सवाल हालात थे वो हम लोगों ने लिखे, और IP एड्रेस अपनी IP एड्रेस बताई कि हमारे इस एड्रेस से जा रहा है, इस बंदे की तरफ से जा रहा है और इस बंदे को जा रहा है एड्रेस।
तो वो क्या होगा, वो मेल बॉक्स वाला बंदा जो होगा, जो भी कुरियर सर्विस हम इस्तेमाल करेंगे, वो कुरियर सर्विस हमारा जो भी लेटर होगा वो लेके जाएंगी उस एड्रेस तक, और उस एड्रेस पे उस बंदे को क्या करेंगे कि लेटर पहुंचा देंगे कि हाँ आपके लिए फलां कासिम ने ये लेटर भिजवाया है। तो क्या होगा, अगर आप इसको इस टेक्नोलॉजी को देखें तो इसमें शुरू में क्या हो रहा है, एक एड्रेस वाला बंदा वो कोई चीज़ भिजवा रहा है किसी नेटवर्क, मिस नेटवर्क क्या होगा, टीसीएस हो गया या लीपर्ड हो गया, कोई भी कुरियर सर्विस होगी, उसके थ्रू किसी भी डेस्टिनेशन पर या किसी भी सर्वर पे आप पहुंच सकते हो। तो एनालॉजी यही वाली काम हो रही है, आप एक जगह से रिक्वेस्ट भिजवा रहे हो, किसी मीडियम के थ्रू वो किसी जगह पर जा रही है, ठीक है। तो सेम लाइक इसी तरह से हमारे पास जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो भी वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर की दुनिया में, ठीक है, अगर हम पहली वेबसाइट्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम लोग एक वेबसाइट चला रहे हैं, तो वेबसाइट अगर हम चला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स वो कहाँ पर चल रही होगी, ठीक है। तो वो जो सर्वर है जिस जगह पर हम लोगों ने स्टोरेज जो चीज़ें रखी हुई होंगी, तो वो भी अपने आप में एक कंप्यूटर होगा ना, जो रिस्पॉन्स कर रहा है बार बार, ठीक है। अब जो हम लोग बोल रहे हैं कि वो इन चीज़ों से कंपोज हुआ होगा, तो वो भी कुछ कंपोनेंट से मिलके बना होगा। तो हमारा सर्वर जहाँ पर हमारा डेटा वगैरह पड़ा होगा, वो नंबर वन थिंग कंप्यूट मीन्स रैम होगी उसके अंदर, हमारे पास मेमोरी मीन्स उसके हमारे पास कंप्यूट मीन्स सीपीयू होगा, सॉरी रैम नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूट मीन्स उसमें सीपीयू क्या है, मेमोरी मीन्स उसके अंदर रैम वगैरह क्या है, और देन उसके अंदर कुछ स्टोरेज भी पड़ी होगी, ठीक है। देन उसके अंदर कोई डेटाबेस भी होगा जहाँ पे वो प्रॉपरली सेव करवा रहा होगा। स्टोरेज बोले तो हमारे पास ऐसी स्टोरेज जो हमारे पास जिसमें कोई भी डेटा आ सकता हो, लेकिन डेटाबेसेस में प्योरली कोई स्ट्रक्चर फॉर्म में किसी तरीके से हम लोग डेटा रखते हैं, तो हमारे पास स्टोरेज भी हो सकती है, डेटाबेसेस भी हो सकते हैं, और देन नेटवर्क होगा तो हम लोग उसको हिट करके आंसर ले सकते हैं। तो अगर हम सम अप करें तो हमारे पास जो भी सर्वर्स हैं उन सब के अंदर हमारे पास कोई कंप्यूट चाहिए, कोई मेमोरी चाहिए, कोई स्टोरेज चाहिए, कोई डेटाबेस चाहिए, या फिर कोई एक नेटवर्क चाहिए जिसके थ्रू हम लोग जो है ना उससे बात कर सकें, ठीक है। तो अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर मेनली इन चीज़ों से कंपोज होकर बन जाता है हमारे पास, ठीक है। अब नेटवर्क की अगर हम बात करें, नेटवर्क की टर्मिनोलॉजीज को देखें कि नेटवर्क क्या होता है। बाकी चीज़ें तो हमें समझ में आ रही हैं कि हमारे पास कंप्यूटर का पता है कि वो सीपीयू है, मेमोरी का पता है कि वो रैम है, बट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। डेटाबेस का भी आप लोगों को मोस्टली पता होगा, बट नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं हमारे पास, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। अब अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क हमारे पास सिंपल वो केबल्स या वो राउटर जिनके थ्रू हम लोग दो एंड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, नेटवर्क कहलाता है। अगर सिंपल एग्जांपल देखें तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, जो पीछे कास्टिंग जा रही है वो एक नेटवर्क बिछा हुआ है, जिसकी वजह से जो अभी स्क्रीन में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो कास्ट होकर पीछे भी दिख रही है। तो क्या है, यहाँ पे कुछ केबल्स हैं जो नेटवर्क बना रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो बीच में हम लोग क्या करते हैं, कुछ राउटर्स लगाते हैं। वो राउटर्स क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारा डेटा सेंड कर रहे हैं उसको बूस्टअप करके आगे भिजवाते हैं। तो राउटर्स वगैरह भी नेटवर्क का हिस्सा हो जाते हैं हमारे पास। अब इसके अलावा स्विचेस की अगर हम बात करें तो स्विचेस को ये पता होता है कि डेटा कहाँ से आया है और मुझे आगे किस सिस्टम पे भिजवाना है, ठीक है। यही चीज़ जो है वो स्विच का काम करता है। तो अगर हम देखें नेटवर्क को, तो नेटवर्क मेनली जो है वो केबल्स पर होता है, राउटर्स पर होता है और स्विचेस पे मिलकर बना होता है, ठीक है। केबल्स का आपको पता है, राउटर्स जो है वो डिवाइस है जो आपके एक पैकेट को दूसरी जगह पर भेजती है अलॉन्ग द नेटवर्क, एक जगह से दूसरी जगह पर हमारे पास। स्विच वो होता है जिसको पता होता है कि अब मुझे ये चीज़ डिस्प्ले कहाँ करवानी है। अगर हमारे पास जो सिंपल अल्फाज में अगर जो मैं स्क्रीन डिस्प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है उसको पता है कि मुझे वो चीज़ कहाँ भिजवानी है, पीछे स्क्रीन पे भिजवानी है। तो वो नॉर्मली इस तरह से ही काम करता है। तो नेटवर्क में तीन टर्मिनोलॉजी भी हमारे पास आती हैं, केबल्स, राउटर और स्विचेस मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, और नेटवर्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम टर्मिनोलॉजीज को देखें तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता कैसा था। मैंने सबसे पहले बात की थी सर्वर्स की। तो सर्वर्स में मैंने बात की, कंप्यूट की बात की, मेमोरी की बात की, स्टोरेज की बात की, डेटाबेसेस की बात की और नेटवर्क की बात की। तो ये सब चीज़ें अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में रखें तो वहाँ पर आपका क्या बन सकता है, एक सर्वर बन सकता है। अगर आप उस सर्वर की जगह लेट्स सपोज आपको लगता है कि आपको एक सर्वर की ज़रूरत नहीं है तो आपको दो सर्वर लगाने होंगे, तो आप नॉर्मली दो सर्वर्स भी लगा सकते हो। तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली लोग क्या कहते थे कि यही सर्वर्स अपने अपने घरों में लगाते थे, ठीक है। आप अगर देखें तो यही सर्वर्स अपने अपने घरों में लगा के अपना अपना काम पर्टिकुलरली करवाते थे। अब उस सर्वर के अंदर वो अपनी वेबसाइट्स का डाटा रखते थे और काम करते थे, ठीक है। ये चीज़ थी बहुत एफिशिएंट, तब तक चल रही थी। फिर थोड़ा सा मॉडर्न दौर आया तो उन लोगों ने ऑफिस बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। जब ऑफिस बनना शुरू हो गया तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी आप पहले सर्वर्स घरों में रख रहे थे या गैराजेस में रख रहे थे, इस तरह से बना रहे थे, उनको आपने प्रॉपर डेटा सेंटर्स में बनाना शुरू कर दिया। बट
ये जो इवॉल्वमेंट आई थी, इस इवॉल्वमेंट के अंदर प्रॉब्लम एक यही थी कि अगर हमने अभी फिलहाल लेट्स सपोज अगर एग्जांपल देखें तो उसमें 3 सर्वर्स लगे हुए हैं, अगर हमारे पास डेटा या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, लेट्स सपोज आज तक हमारे पास जो 3 सर्वर्स हैं ये कम पड़ रहे हैं हमारे पास, तो सबसे पहले हमें नया सर्वर लाना पड़ेगा, ठीक है, नए सर्वर की कॉस्ट हमें पड़ेगी। नेक्स्ट उसकी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी कि वो हमारे पास पिछले 3 सर्वर जो लगे हुए हैं उनके साथ मेंटेन भी हो जाए। थर्ड, हमारे पास उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आना शुरू हो जाएगी। मींस हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं अगर हम इसको स्केल करने की बात करते हैं, ज़्यादा करने की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से काम करता है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स मैंने मोटे मोटे 3-4 बता दिए, बट मैं आगे एक्सप्लेन और भी कर दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम था उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम उसमें क्या आ रहा था, आपको क्या करना पड़ा, अगर डेटा सेंटर ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं, आपको डेटा सेंटर का रेंट पे करना पड़ा है, एक प्रॉब्लम। सेकंड, उसकी पावर सप्लाई की बात, उसको उस डेटा सेंटर को कूल रखना या उसकी मेंटेनेंस करना, ये भी आप लोगों के ऊपर आएगा अगर आपने खुद लिया हुआ है। थर्ड, अगर आपको उसकी रिप्लेसमेंट करनी है या उसमें एडिशन करनी है तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम चाहिए, फ़ौरन नहीं होगा वो चीज़, आपको मंगवानी पड़ेगी, उसमें कोई टाइम लगेगा, तो आपके पास एक लिमिटेड स्कोप आ जाएगा। अगर स्केलेबिलिटी की बात करें तो अगर आपको फ़ौरन से लेट सपोज आज जो है आपके पास दराज पे 11-11 की सेल आई और दराज ने क्या किया भाई, लेट सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेम पे इस तरह से बनाया हुआ, 3 सर्वर्स रखे हुए अपने पास। अगर वो 3 सर्वर उसने रखे हुए हैं, 11-11 की सेल लगाएगा तो ट्रैफिक तो ज़्यादा हो जाएगा ना। मीन्स उसको अब अगर लेट सपोज 11-11 की सेल की वजह से उस एक दिन के लिए अगर 3 सर्वर्स है तो उसको अगर 5 सर्वर्स चाहिए तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि उसको सिर्फ एक दिन के लिए 5 सर्वर चाहिए, बाकी पूरा साल के लिए उसको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो ये क्या, जो एक दिन का पीक और आया उसको एक पीक और के लिए स्केलेबिलिटी जो है ना उसको इतनी जल्दी नहीं मिल रही थी जब हम लोकली खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे। देन अगर ये सब बना लेते हैं हम लोग, लेट सपोज अपने पास ला के 3 सर्वर्स लगा देते हैं और स्पेयर्स में 3-4 सर्वर रख लेते हैं कि जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ये सर्वर्स भी लगा देंगे, तो मीन्स हमने कुछ सर्वर जो है ऐसे रखे हुए अपने पास जो फालतू पड़े हुए हैं, बट वो जस्ट पीक आवर्स में हमें ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टीम लगानी पड़ेगी जो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को 24/7 मॉनिटर करे, ठीक है। अगर लेट सपोज आपने सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह पर रखे हुए हैं और वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, सारा गया, डिजास्टर रिकवरी कोई नहीं है उसकी, ठीक है, कॉस्ट तो गई गई, आपकी मेंटेनेंस तो गई गई, बट आपका जो क्लाइंट साइड गई, लेट सपोज दराज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था अर्थक्वेक आ गया, वो तो चलो आपकी कॉस्टिंग तो तबाह हो ही गई, बट सबसे बड़ा मसला यह कि अभी तक आपका जो बिजनेस बन रहा था उसका रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। अगर रेवेन्यू आना ही बंद होगा तो आपके पास तो आप 3-4 महीने के लिए 5 महीने के लिए डिफॉल्ट कर गए। डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आप बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे पास। अब इन सब प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो हमारे पास कोई एक सोल्यूशन बनता है कि अगर ये सब चीज़ें हमारे पास किसी क्लाउड पे शिफ्ट कर दें। क्लाउड्स मीन्स ऐसी जगह पर जो नॉर्मली हमें एग्जिस्टेंस में फिजिकली दिखे ना, या फिजिकली हो भी बट हमें ना पता होगा वो कहाँ पड़ी हुई है, या उसको कोई ऐसी थर्ड पार्टी मैनेज कर रही हो जो इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वन एंड पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम क्लाउड इंट्रोड्यूस हुआ इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए। तो अब जब हमारे पास ऑफिसेस थे, ऑफिसेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या सर्वर्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब वो स्केलेबिलिटी वाले प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे, मेंटेनेंस वाले प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगे, जो डिजास्टर की मैंने बात की थी वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए जो मार्केट में जो लीडर्स आए थे बैक इन 2000 से, वो थे हमारे पास, सबसे पहला जो था वो हमारे पास था AWS, ठीक है। AWS ने सबसे पहले इसको इनिशियली लॉन्च किया था, आगे मैं हिस्ट्री में ये चीज़ बताऊंगा भी। देन लेटर ऑन हमारे पास और भी क्लाउड्स आ गए जो अभी मार्केट में बहुत प्रोमिनेंट है। लेट्स सपोज अश्योर की बात कर लें, GCP की बात कर लें, तो ये बहुत प्रोमिनेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो मार्केट में अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बट इनिशियली हम लोगों को हमें क्या होता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो AWS ने निकाला था और AWS ने इस पर काम किया था। अब AWS जो था वो तो हमें पता है कि वो कोई वेयर हाउस था जो सेलिंग था हमारे पास। नॉर्मली तो सब लोगों को यही पता है ना कि AWS जो है वो एक स्टोर था जहां पे आप सेलिंग एंड बाइंग का काम कर सकते थे, ठीक है। जो मैं दराज की एग्जांपल दे रहा था, लेट्स सपोज वही एग्जांपल हम Amazon के लिए लगाते हैं, Amazon की मार्केट प्लेस के ऊपर। अगर Amazon की मार्केट प्लेस के ऊपर 26 नवंबर ब्लैक फ्राइडे की सेल लगती है तो क्या होगा, उसको उस दिन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पीक के लिए चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए,
ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इनिशियली जो है ना पीक आवर्स के मेंटेनेंस के सारे इश्यूज सबसे पहले अमेजोन को खुद फेस हुए कि भाई ये चीज़ें जो है ना लोकली मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें मुश्किल हो रही है तो जो छोटे स्टार्टअप्स हैं या छोटी कंपनीज हैं तो वो कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत हेक्टिक होगा। अभी बीइंग एन AWS बहुत बड़ी जॉइंट था उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे उन्होंने ये थिंकिंग प्रोसेस लगाया था, हम तो मैनेज कर रहे हैं ब्लैक फ्राइडे को, बट बाकी सिस्टम जो है वो ब्लैक फ्राइडे की सेल्स वगैरह को कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो सर्वर्स थे वो रेंट आउट करना शुरू कर दिया। इससे दो फायदे हुए, एक तो जो भी सर्वर्स AWS ने लगाए हुए हैं अगर उसको खुद को जरूरत नहीं है तो वो किसी और को बेच के उसका कॉस्टिंग वसूल कर देगा, ताकि अगर उसको जरूरत पड़ रही है तो वो अपने पीक आवर्स में वो सर्वर इस्तेमाल करेगा, बट रेस्ट आवर्स में वो उन्हीं सर्वर्स को दूसरे लोगों को भी सेल कर देगा। आपको अगर यूज करना है तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, आप आओ और इसको यूज करो, ठीक है। तो इस वजूहात की वजह से हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें मीन्स आप सर्वर्स को या मशीनरीज को रेंट आउट कर रहे हैं थ्रू सर्विस। आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने जो क्रोम ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर है, उसमें जाके आप अपना अमेजोन का या AWS का या अज्योर का या GCP का अपना जो पोर्टल है या कंसोल है लॉगिन करेंगे, वहां पर आप विद इन सेकेंड्स अपना सर्वर खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको लेट्स सपोज स्केलेबिलिटी चाहिए, अगर आपका 11-11 की सेल में अगर आपको सर्वर ज़्यादा चाहिए तो आप स्केलेबिलिटी सेट कर सकते हो कि मुझे जो है जैसे ही ज़रूरत पड़े तो आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन 2 to 3 मिनट्स अप कर दो। मीन्स अप करने का मतलब क्या, अगर आपका पुराना सर्वर जो है उसकी कैपेसिटी जो है लेट्स सपोज 70% से एक्सीड हो गई है, मीन्स वो 70% यूटिलाइज हो रहा है, तो आप अगला सर्वर खड़ा कर दो जो मुझे चाहिए होगा। तो इस तरह क्या होता है, आप ये पैरामीटर सेट करते हो कि आपका अगर कभी भी आपको लगे कि हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द गो मिलता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं डूबता, आपको फॉरन ऑन हैंड चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। सेकेंडली, अगर एज अ कंपनी मैं उसको बाय करवा रहा हूँ, लेट सपोज कोई थर्ड पार्टी कंपनी बाय कर रही है, तो उसको मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं जाएगी, उसको डिजास्टर रिकवरी की ज़रूरत नहीं है, उसको जितने भी सप्लाई चेन के अपने मेंटेनेंस के या सप्लाई के मसले हैं वो उसको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो मीन्स ये सारे के सारे मसले उसके वन गो में सॉल्व हो रहे हैं अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग या किसी क्लाउड के ऊपर शिफ्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मीन्स इसमें विन विन सिचुएशन थी हमारे पास दोनों की, जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो अपने लिए भी यूज़ कर रहा है बट वो मार्केट में सेल आउट भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, मींस आपने वो जो सर्वर्स आपने अपने यूज़ के लिए भी रखे हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो आप प्योरली जो है सेल के लिए भी बना रहे हो, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट कर रही है, मींस वो कोई ना कोई क्लाउड को अडॉप्ट करिए, चाहे वो AWS हो, चाहे वो अज्योर हो या चाहे वो GCP हो, तो उनको अडॉप्ट करिए। तो उसका मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए लोगों को सेल करने के लिए। तो मीन्स जब AWS जो बड़े जॉइंट्स हैं वो लगा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में उसकी कॉम्पिटेंसी आ रही है, ठीक है। आगे जाके मैं इसका यूज केसेस में भी बताऊंगा कि ये कैसे यूज भी हो रहा है हमारे पास। फिल वक्त आगे बढ़ते हैं तो हम AWS की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो AWS है वो अमेजोन की कंपनी, अमेजोन मार्केट प्लेस की ज़रूरत को देखते हुए आया था मार्केट में पहले। तो 2002 में सबसे पहले जो AWS आया था वो इंटरनली लॉन्च हुआ था। इंटरनली मीन्स उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने AWS को लॉन्च किया और कहा कि हमारे पास ये जो है ना प्रॉब्लम्स है, उनके लिए हम लोगों ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। बट 2003 में उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने कोर स्ट्रेंथ बनाया अपनी कि हम तो यूज़ कर रहे हैं, बट जब हमारे पास स्पेयर पड़ रहे हैं तो हम उनको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो पहली सर्विस जो मार्केट में लॉन्च हुई थी वो हमारे पास मेरे ख्याल से EC2 हुई थी, में से एक प्रोसेसर या सर्वर आप कैसे दे सकते हो, सेल कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास सर्विसेज लॉन्च होती। फिर उन्होंने देखा कि मार्केट में जो आप सर्विसेज सेल कर रहे हो उनकी वर्थ ज़्यादा होती जा रही है। जब वर्थ ज़्यादा होती जा रही है तो उन्होंने फिर और सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करना शुरू की। 2004 में SQS की सर्विस आई, मीन्स सिंगल क्यू सर्विस आई जो आपकी नोटिफिकेशन और क्यूज़ को मैनेज कर रही थी। इसी तरह से लेटर ऑन फिर 2006 में और सर्विसेज भी AWS ने लॉन्च की, जिसमें SQS के साथ S3 मीन्स सिंपल स्टोरेज की सर्विस भी दे दी, फिर उसके बाद EC2 की सर्विस भी दे दी। इस तरह से उन्होंने और सर्विसेज अपनी स्केल करना शुरू कर दी। मींस एक क्लाउड के अंदर आपको मल्टीपल सर्विसेज मिलना शुरू हो गई। अभी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे पास AWS के अंदर मोर देन 150 तक तो हमारे पास एटलीस्ट सर्विसेज नहीं आ चुकी हैं, जिसमें जनरेटिव AI जैसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसमें वेब डेवलपमेंट जैसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसमें बिग डेटा के एनालिटिक्स जैसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ब्लॉकचेन की सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप वो सारे काम क्लाउड के ऊपर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम के वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको वो मैनेज सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है कि आप मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूज़ करो बट मेरी ही मैनेज सर्विसेज भी यूज़ करके आप अपना काम इजीली कर सकते हो।
और सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी आसानी उन्होंने ये कह दी कि आप जितना यूज़ करोगे उतनी ही कीमत हम आपसे चार्ज करेंगे। मीन्स पे एज यू गो का मॉडल इस्तेमाल होगा यहाँ पे हमारे पास। तो मीन्स 2007 में हमारे पास और भी लॉन्च हुआ, यूरोप में लॉन्च किया, उन्होंने रीजन वाइज अपने आप को स्केल किया। देन फिर हमें बहुत सी कंपनी जिनके नाम लिखे हुए, ड्रॉप बॉक्स हो गया, एयरबीएनबी होगा, नेटफ्लिक्स होगा, इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया और मार्केट में स्केलेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई। अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो मैंने आपको कहा है कि हमारे पास AWS सबसे पहले मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो इसीलिए AWS के पास ये एज है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो अडॉप्शन है क्लाउड की वो सबसे ज़्यादा AWS की है। उसके बाद हमारे पास लेटर ऑन और भी क्लाउड्स हैं, जैसे एज्योर आ गया या गूगल आ गया। अगर आप ये चीज़ नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास और भी क्लाउड्स हैं जो ऊपर के टॉप वाले बॉर्डर में दिख रहे होंगे, यहाँ पे येलो बॉक्स मैंने लगाया है। उसके साथ ही अगर आप उस टॉप वाले बॉक्सेस में देखें जहाँ हम लीडर का सेक्शन बोलते हैं, उसमें हमारे पास अमेजोन भी है, AWS भी है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का मतलब उसका एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड है, तो वो भी है। और नीचे अगर आप देखें तो गूगल है, गूगल का क्या है, GCP है। तो मीन्स इन तीनों बड़ी कंपनीज के अपने अपने क्लाउड्स अवेलेबल हैं, बट सबसे ज़्यादा मार्केट में जो एक्सटेंसिबिलिटी अभी तक है पिछले तकरीबन 15 से 16 साल से, वो AWS की, मीन्स AWS की मार्केट में कैप्चरिंग या मार्केट में वर्थ सबसे ज़्यादा है। बट हम ये नहीं कह सकते कि वर्थ जो बाकी क्लाउड है उनकी कम है, वो भी ग्रो कर रहे हैं। अगर आप एज्योर को देखें तो वो भी बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है मार्केट में, क्योंकि ये हमारे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो मार्केट है वो खुद भी इतनी बहुत बड़ी है कि उसको अडॉप्ट करने के लिए अगर ये तीनों भी काम करें तब भी ज़रूरत बचती है थोड़ी सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज केसेस की। जी, पिछली स्लाइड ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप हो सकता है बहुत से लोगों को ना मालूम हो, ये जो राइट क्वाड्रेंट ऊपर जो है ये यहाँ पे क्यों है, किस वजह से, उसकी क्या बात है, ये बता रहे हैं। ओके, मैं ये बता देता हूँ। हमारे पास अगर आपने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा हो ना किसी भी चीज़ का, तो ये हमारे पास गार्टनर है। गार्टनर एक एफिलिएटेड अदारा है जो हर साल ये रिपोर्ट करके बताता है कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट हो रहे हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मार्केट में वर्थ ज़्यादा अच्छी है और अडॉप्शन ज़्यादा है। तो गार्टनर हर साल अपनी एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है और उस रिपोर्ट में ये बताता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, और उसमें ये बताता है कि हमारे पास जो है ना वो अगर आप देखें तो हमारे पास हॉरिजेंटली क्या है, वो क्या है कि हमारे पास की प्लेयर कौन कौन से और वो चैलेंजेस कितने, और अगर वर्टिकली देखें तो अगर वो कॉलम वाइज देखें तो वो क्या कर रहा है, चैलेंजेस में है या वो मार्केट के लीडर्स में है। तो अगर आप देखें तो जो टॉप राइट पर जो बन रहा है बॉक्स, जहां पर AWS और येलो बॉक्स बना हुआ है, उस वाले बॉक्स के अंदर आपको 3 ही दिख रहे होंगे अभी तक। ठीक है, तो ये बड़े क्लाउड लीडर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें तो होलिस्टिकली ये और भी चीज़ें हैं जो अगर आपके पास देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो मीन्स बॉटम लेफ्ट की तरफ अगर आप देखें तो उसमें आपके पास और भी क्लाउड्स मिल रहे हैं, जिसमें IBM हो सकता है, हमारे पास ओरेकल हो सकता है। तो ये और भी क्लाउड्स हैं, बट ये अभी मार्केट में उस तरह से लीडर की हैसियत से नहीं आए हुए थे। यस, आप लोगों को अगर इसकी मार्केट की इंटेंसिटी ही पढ़नी है तो आप जाके गार्टनर की रिपोर्ट पढ़ लें। इस साल भी 2024 की भी रिपोर्ट आई है, आप उसमें पूरी डिटेल बताएगा कि कितने % है और क्या क्या सर्विसेज किसकी ज़्यादा यूज़ हो रही है और कैसे अडॉप्ट हो रहा है। तो मैं जस्ट बताने का मकसद था कि मार्केट में हमारे पास 3 बड़े क्लाउड हैं, उनमें AWS की सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी अभी तक की है, और ये चीज़ आप घर जाके वैलिडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूज़ केसेस की। तो यूज़ केसेस में हमारे पास क्या है, यूज़ केसेस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि पूरे का पूरा अगर आपको सर्वर मिल रहा है तो उसका मतलब आप पूरे का पूरा सेटअप अपना यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप सेटअप कर रहे हो तो सेटअप के साथ आपको बहुत सी चीज़ें और भी मिलेंगी। उसमें क्या है कि आपको स्केलेबिलिटी के इश्यूज जो पहले आ रहे थे वो नहीं आएंगे आपको। जो अगर लेट्स सपोज आप अपना बिजनेस जो है, अभी आप पाकिस्तान में बैठे हो लेकिन आप अपना बिजनेस जो है वो दुबई साइड पे या लेट्स सपोज नॉर्थ अमेरिका की साइड पे करना चाह रहे हो, तो आपको सर्वर्स वहाँ पे चाहिए ताकि आप वहाँ की ऑडियंस को जल्दी चीज़ें पहुँचा सको। तो मीन्स AWS क्या करता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना बड़ा है, वो अपनी एक्सटेंसिबिलिटी डिफरेंट लोकेशंस पे भी प्रोवाइड करते हैं। तो मीन्स आपकी जो स्केलेबिलिटी के इश्यूज थे या हाई अवेलेबिलिटी के जो इश्यूज थे वो उनको पूरा कर रहा है। तो यूज़ केसेस में अगर हम देखें तो वो स्केलेबल एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, हम जो बैकअप्स बनाते हैं, ये इंटरप्राइज जो IT की कंपनीज हैं वो कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, वो इसके यूज़ केसेस में आ रहे हैं कि वो सब इसको अडॉप्ट कर रही हैं। अगर कुछ चीज़ें जो मैंने मेनली हाईलाइट की हुई हैं अगर वो देखें तो सर्वर्स के अलावा अगर आप बिग डाटा की बात करें, क्योंकि पाइथन के यहाँ भी बच्चे हैं,
वेब डेवलपमेंट के बच्चे हैं, अभी जनरेटिव एआई की हाइप चल रही है, तो जनरेटिव एआई की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, उसके यूज केसेस भी बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बिग डेटा एनालिटिक्स, अगर आपके पास डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो, मींस AWS को यूज करते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा मैनेज कर सकते हो। अभी अगर मैं बात करूं जिस क्लाइंट के साथ मैं बात काम कर रहा हूं, उसके कम से कम भी तकरीबन 60 से 70 सर्वर्स AWS के ऊपर चल रहे हैं। उन सर्वर्स के अंदर या उन क्लस्टर जो हमारे पास लिनक्स की मशीन है उनके अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज हो रहा है, जिसमें हम लोग लेट्स सपोज हम लोग और भी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, S3 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोग मैनेज के लिए प्रोसेसिंग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन AWS के अलावा भी हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। बट मेनली कहने का मतलब यह है कि हम लोग वहाँ पर प्योरली AWS को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम लोग बिग डाटा के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वेब डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास सर्विसेज हैं। अगर आपको अपने लेट्स सपोज Node.js का सर्वर डिप्लॉय करना हो, या लेट्स सपोज आपको अपनी वेबसाइट जो है वो होस्टिंग करवानी हो, तो वो होस्टिंग वाले काम भी आप AWS के थ्रू ही करवा सकते हैं। अब जो मार्केट में हाइप चले जनरेटिव एआई की अगर हम बात करें, तो जनरेटिव एआई के अंदर LLM मॉडल जो हैं वो नॉर्मली जो हैं बहुत हाईली पैरामीटर्स पर ट्रेन हुए होते हैं। अगर उनकी हम बात करें तो वो भी जो है हम लोग किसी न किसी क्लाउड पर चला सकते हैं। नॉर्मली LLMs को सिंपल मशीन के ऊपर चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आपको नॉर्मली कोई ना कोई GPU या फिर आपको कोई क्लाउड सर्विस चाहिए जिसके ऊपर आप वो चला सकते हो। अब तो अब नॉर्मली जितने भी हमारे पास या LLMs की बात करें, जनरेटिव एआई के जितने भी फीचर्स आ रहे हैं वो नॉर्मली किसी ना किसी क्लाउड के साथ एफिलिएट होकर आ रहे हैं। AWS ने लॉन्च किया है बेडरॉक, पार्टीरॉक, इस तरह के सर्विसेज लॉन्च किए हैं। एश्योर की बात करें तो वो एश्योर एआई सर्विसेज वगैरह लॉन्च कर रहा है, कॉग्निटिव सर्विसेज वगैरह लॉन्च कर रहा है, या एश्योर ओपन एआई के साथ कोलैबोरेशन करके अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो मीन्स वो आपस में कोई ना कोई कोलैबोरेशन करके इस तरह की जो मार्केट की न्यू हाइप है उसको भी टेक केयर कर रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम AWS का बहुत बड़ा यूज केस देखा तो गेमिंग इंडस्ट्री में जितनी भी इवॉल्वमेंट हो रही है मेजरली AWS जो है ना इस चीज़ को टेक केयर कर रहा है। बट अगर हम एश्योर साइड पे देखें तो वो भी क्लाउड है, वो भी जो है वो अपना Xbox आप लोगों ने सुना होगा, Xbox के थ्रू बहुत सी सर्विसेज वगैरह सेल कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स अगर आप यूजर्स की बात करें तो बहुत सी इंडस्ट्रीज में यहाँ पे यूज हो रहा है, ना सिर्फ AWS बल्कि और भी क्लाउड से इस्तेमाल हो सकते हैं यहाँ पे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो AWS चलता कैसे है? अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर क्लाउड पर तो आ गया, बट वो क्लाउड पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा कैसे? सबसे पहली बात AWS ने क्या किया है कि डिफरेंट रीजन्स के ऊपर उसने अपने जो सर्वर्स हैं वो लगाए हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात मैंने बात की थी आप लोगों को, लेट्स सपोज अगर मुझे नॉर्थ अमेरिका में सर्वर्स चाहिए तो AWS प्रोवाइड करता है कि आप नॉर्थ अमेरिका की साइड पे कोई भी उसका रीजन होगा, आप उस रीजन में उनके सर्वर्स पड़े होंगे तो आप वो रीजन इस्तेमाल करते हुए काम कर सकते हैं। उसका मतलब आपके जो भी सर्वर्स हैं वो उस रीजन के अंदर है। लेट्स सपोज अगर आपको सर्वर्स चाहिए हैं इंडिया के अंदर, आपको मुंबई रीजन के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मिल जाएगा। अगर आपको US के अंदर चाहिए तो US ईस्ट में भी आपको मिल जाएगा। मींस आपको रीजन्स मिलते हैं, उन रीजन्स में डिफरेंट रीजन्स रखे हुए हैं AWS ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे पहले कि हमारे पास ये डिफरेंट रीजन्स हैं जहां पर हम लोगों ने अपने सर्वर लगाए हुए हैं, ठीक है। मींस उसने डाइवर्सिटी और स्केलेबिलिटी इस तरह से भी प्रोवाइड की है। अब बात करते हैं दूसरी हाईली अवेलेबिलिटी जोन्स की। अब अगर बात करें तो मैंने आपको कहा था कि अगर डिजास्टर आ जाता तो क्या होगा, तो इसके लिए यह है कि AWS ने अवेलेबिलिटी जोन्स बनाए हुए हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स मींस आप किसी एक रीजन के अंदर 3 डिफरेंट प्लेसेस पर अपना डेटा सेंटर्स बनाते हो और सारे के सारे आपस में हाईली बैंडविड्थ के साथ सिंक होते हैं। मींस आप एक रीजन के अंदर कोई 3 जगहों पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करोगे ताकि वो चीज़ अगर एक जगह पर जो है वो भूकंप आ गया या अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, आपके जो बाकी के 2 जोन्स हैं वो काम कर रहे हैं और आपके जो उसके ऊपर जो भी अपना क्लाइंट अपना काम कर रहा है, उसने कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय की हुई है, उसको वो चीज़ डिस्टर्ब ना करे। तो इनमें से अगर आप देखें तो उस पर कितना ज़्यादा काम एक्सटेंसिवली AWS ने या क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड्स ने खुद किया हुआ है। वो 3 अवेलेबिलिटी जोन या 3 से 6 मैक्स लिमिट होते हैं, मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम 6 होता है। तो इस तरह से उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन्स बनाए हुए हैं। अब उन अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर डिफरेंट, हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स होते हैं। अब वो हमें नहीं पता कितने होते हैं, वो AWS को पता है कि उसने हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कितने डेटा सेंटर्स या कितने सर्वर्स खड़े किए हुए। तो वो क्या करेगा, हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कुछ डेटा सेंटर्स रखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एज लोकेशंस होती हैं जहां पर AWS बोलता है कि आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड करनी है वो आपको एक्सटेंसिवली और इजीली मिल जाएगी। तो मीन्स एज लोकेशंस के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो है, इस तरह की भी सर्विस जो लोकेशंस हैं वो AWS प्रोवाइड करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ताकि अगर आपको जल्दी या क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो आप एज लोकेशंस पे अपना डेटा रखो जहां से आपको कैशे होकर डेटा जल्दी मिल जाता है, ठीक है।
तो हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप ये साइट देखें तो इस साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अभी तक AWS के पास कितने रीजन्स हैं या कितने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं हर रीजन के अंदर, या कितने कितने डाटा सेंटर्स हैं। ये तो एक्सटेंसिवली आपको नहीं बताएगा, बट वो बोलेगा कि हमारे पास यहाँ पे रीजन्स हैं और इस रीजन में इतने अवेलेबिलिटी जोन्स हैं हमारे पास। वो प्योर लोकेशन आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, बट आपका काम वो अंडर द हुड प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। अब रीजन्स की मैंने जो बात की, हमारे पास हर रीजन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो मैंने बात की हुई हमारे पास लेट्स सपोज US ईस्ट 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम US के ईस्ट साइड की बात करें तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन है US का, जिसको उन्होंने 3 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ, US ईस्ट 1, US ईस्ट 2, US ईस्ट 3। इस तरह से उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन्स बनाए हुए होते हैं, जिसके अंदर वो डिफरेंटली और हाईली अवेलेबल करके अपने जो सर्विसेज हैं उनको मैनेज करवा रहे होते हैं और उसको सेल आउट भी करवा रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास रीजन्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। उन अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो डेटा सेंटर्स पड़े होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम एक और चीज़ जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी सर्विसेज AWS जो है वो प्रोवाइड कर रहा है वो रीजन स्कोप्ड होती हैं। रीजन स्कोप्ड मीन्स कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो किसी एक रीजन में पर्टिकुलरली मिल रही होती हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज जो किसी रीजन में नहीं भी मिल रही होती। लेट्स सपोज जनरेटिव AI की सर्विसेज की बात करें तो बेडरॉक की माइट भी पॉसिबल ऐसा है कि वो अभी लॉन्च हुई है तो वो कुछ रीजन्स में अवेलेबल हो, कुछ में ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो सर्विसेज हैं AWS की, लेट्स सपोज S3 की या EC2 की, ये तो कॉमनली है, ये हर रीजन में आपको मिलेगी। बट कुछ सर्विसेज ऐसी हो सकती हैं जो आपको किसी स्पेसिफिक रीजन में मिले और बाकी किसी और रीजन में ना मिले। तो मीन्स जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं AWS की वो किसी क्लाउड के अंदर वो रीजन स्कोप्ड होती हैं हमारे पास, ठीक है। यस सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा ना फास्ट लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप स्लो बनाएं और सही तरीके मैंने क्योंकि एक्चुअल में मैं ज्वाइन किया है और मैंने अभी पता नहीं कि आपने डेटा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बता रहे हैं, क्लाउड बेस पर लोग किस तरीके से काम वगैरह कर रहा है जी। AWS में ये बोला थोड़ा सा अगर आप स्लोली बताएं और थोड़ा सा पीछे का थोड़ा सा बता दें तो ठीक है। वैसे मैंने नॉर्मली एग्जांपल दी थी, कोई देसी किस्म की एग्जांपल्स दी थी पोस्टमैन वाली और हमारे पास सर्वर्स या वेबसाइट कैसे काम करती हैं। अगर आप थोड़ा सा पहले आता तो मैं किस तरह, अभी पूरी क्लास साथ चल रही है आपके, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, बट जब मैं डेमो के ऊपर जाऊँगा जो चीज़ें मैंने बोली है मैं वो 1 by 1 करके आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। अब रीजन्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा था, कुछ हमारे पास मिनिमम 3 या मैक्सिमम 6 तक अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो मैंने क्या कहा था, अगर US ईस्ट 1 की बात करता हूँ, US ईस्ट 1, US ईस्ट 2 और US ईस्ट 3, इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट जो है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो सिडनी के अंदर जो अवेलेबिलिटी रीजन है, सिडनी रीजन है, उसके अंदर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स हैं वो AP साउथ ईस्ट 2, 2C, 2B इस तरह से करके उन्होंने डिनोट किए हुए हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज AP साउथ 2A जो है वो एक अवेलेबिलिटी जोन है, AP साउथ 2B जो है वो हमारे पास दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है, AP साउथ 2C जो है वो तीसरा अवेलेबिलिटी जोन है। तो मीन्स यहाँ पे बताने का मकसद है कि जो मैंने बात की थी कि एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे, वो यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हमारे पास एज लोकेशंस होती हैं जहाँ पर हमारे पास आपको हाईली अवेलेबिलिटी मिलती है। हाईली मीन्स अगर आपको वहाँ पे कैशे करवा के डेटा प्रोमिनेंटली लेना है तो आपको जल्दी मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की तकरीबन 400 हैं, तो उतने ही हमारे पास जो है एज लोकेशंस भी होंगी, 400 ही होंगी। और हमारे पास अगर हम रीजनल कैशेस की बात करें तो वो हमारे पास कितने हैं, तकरीबन 10+ हैं। और देन अगर हम उनकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, तो 90+ सिटीज़ में है और टोटल 40+ कंट्रीज़ में हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की बात हो गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी मैं जाकर थोड़ा सा डेमो में आप लोगों को ये चीज़ें दिखाता हूँ 1 by 1 करके, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने ये बात की थी कि लेट सपोज आप कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है आपके पास, तो आप क्या करते हो, आपके पास एक अगर बेसिक एग्जांपल है वेबसाइट की, तो वेबसाइट पे आप क्या करते हो, नॉर्मली जाके दराज की वेबसाइट पे आप कुछ ना कुछ सर्च करोगे, वो अंडर द हुड कोई नेटवर्क को इस्तेमाल करेगी और किसी सर्वर पर जाके हिट करेगी और उस सर्वर से आपके पास आंसर आएगा। यही सारा काम पहले ट्रेडिशनली ऑन प्रेम पे हो रहा था। अब जो बड़े क्लाउड वेंडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ का सोल्यूशन दिया है कि उनमें हमारे पास मेंटेनेंस के या हाईली अवेलेबिलिटी के 24/7 के वो इश्यूज आ रहे थे जो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए
मार्केट में क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हमारे पास बड़े लीडर्स जो हैं, AWS है, Azure है या GCP है, हमने उनकी बात की। फिर AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने बोला कि हमारे पास कुछ रीजन्स होते हैं, उनमें अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, उनमें डेटा सेंटर्स होते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं, मीन्स एज लोकेशंस होती है जहाँ पर हम लोग इजीली डेटा गेट करवा सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक इस तरह से बात की थी। अब हम इसका जो है कंसोल टूर कर लेते हैं, ठीक है। कंसोल में AWS दिखता कैसे आप इंटरनली। ओके, ये जो है हमारे पास AWS का कंसोल है। आप लोगों को मैंने जो अपने स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है, बट मेजरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों के पास शायद AWS का अकाउंट हो, बट मोस्टली के पास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये अकाउंट नहीं होगा। तो आप लोग जो हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग ये अपना फ्री टियर पर बना सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डॉलर्स में चार्ज करता है, और उसके अलावा शुरू में AWS जो है आपको 12 मंथ के लिए कुछ सर्विसेज फ्री में देता है, बट उसके बाद वो चार्ज करना शुरू करता है। तो आप बीइंग अ स्टूडेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको फ्रीली 12 मंथ के लिए कोई भी अकाउंट लॉगिन करें तो आपको 12 मंथ के लिए कुछ सर्विसेज जो है वो फ्री में मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सिंपली AWS फ्री टियर। तो आप जाके फ्री टियर में अगर आप देखें तो फ्री टियर में AWS आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अच्छा, अगर आप इसमें देखें तो फ्री टियर में वो EC2 कितने घंटे के लिए प्रोवाइड कर रहा है, 750 घंटे के लिए, 12 महीने में 750 घंटे के लिए आपको टोटली फ्री प्रोवाइड कर रहा है EC2। अपार्ट फ्रॉम दैट S3 की जो स्टोरेज है वो 5 GB की, वो आपको 12 महीने के लिए फ्री दे रहा है। देन अगर आप देखें तो RDS हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस जो है, इसकी सर्विस जो है वो 750 घंटे के लिए फ्री दे रहा है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखते जाएं तो हमारे पास ये बहुत सी 5-6 पेजेस तक अगर आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जो AWS आपको शुरू में विद स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रीली अवेलेबल करता है। बट आई विल सजेस्ट कि फ्री टियर को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें, बट उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लें कि ये चलता कैसे है। अगर आपने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इस्तेमाल की जो आपके स्कोप से बाहर है या फ्री टियर के बाहर है तो आप डॉलर्स में चार्ज होंगे, ठीक है। इसका भी मैं सोल्यूशन एट दी एंड बताऊंगा कि अगर आपको अपने आप को चार्ज से बचाना है तो आप क्या कर सकते हो, किस तरह से इस चीज़ों को फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हो। मैं खुद भी उसी तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। बट उसके लिए आपको आखिर तक बैठना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। हमारे पास EC2 जो है वो इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग है। एक किस्म का हमारे पास सर्वर की मशीन है जिसपे आप बनाते हो और उसके अंदर अपना काम कर सकते हो। इसी तरह से बहुत सी मशीन हैं, बहुत सी सर्विसेज हैं। अगर आप S3 की बात करो तो सिंपल स्टोरेज सर्विस है। तो अगर आप इनके नाम जाकर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करोगे तो हर चीज़ का एक प्रॉपरली नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल हो रही है और वो सर्विस कोई ना कोई पर्टिकुलरली काम कर रही है। S3 जो है वो स्टोरेज की है, EC2 जो है वो सिंपल प्रोसेसिंग की है, CPU को प्रोवाइड करने की है सर्विस है आपके पास। इस तरह से हमारे पास और भी हैं। हमारे पास अगर हम बात करें RDS की, मैंने बात की तो वो रिलेशनल डेटाबेस की सर्विस है। तो हमारे पास यहाँ पर अभी तकरीबन एटलीस्ट 150+ सर्विसेज हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बिलोंग कर रही है। लेट्स सपोज बिग डाटा की बात की है, वेब डेवलपमेंट की बात की है, जनरेटिव AI की बात की, तो ये डिफरेंट डोमेन्स के लिए डिफरेंट सर्विसेज हैं। बट अगर लेट्स सपोज अगर मैं बात करता हूँ अपनी फील्ड की तो मेरे लिए कुछ सर्विसेज ऐसी हैं। लेट्स सपोज ग्लू की बात कर लो, अथीना की बात कर लो, या फिर हम लोग लेट्स सपोज RDS की बात कर लो या S3 की बात कर लो, EC2 में इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस तरह की सर्विसेज जो है ये सारी की सारी डेटा के रिलेटेड है। ML की बात करो तो SageMaker की बात कर लो। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ सर्विसेज हैं जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यार 2 मिनट देना मुझे सिर्फ। आएगा ना 4 प्रश्न बोला था मैं 4 का आ जाऊँगा। ओके, तो ये हमारे पास कुछ सर्विसेज वगैरह थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, ये फ्रीली अवेलेबल हैं आप लोगों के पास। बट इसको फ्री टियर को एहतियात से इस्तेमाल करना। यहाँ पे मैं एहतियात का वर्ड बार बार इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा, बट मैं इस पर एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो सर्विसेज एक्सीड ना कर जाए। तो इस तरह का अगर आप अकाउंट बनाओगे उसमें अपना कोई भी बैंक का अकाउंट अटैच करोगे तो आपके पास क्या होगा, इस तरह से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो अकाउंट ओपन करते हैं नॉर्मली वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोगों के पास इस तरह का कोई कंसोल आएगा। इस कंसोल की अगर हम बात करें तो इस कंसोल के अंदर ये जो ऊपर सर्विसेज मैंने लगाई हुई हैं अटैच की हुई, बुकमार्क बनाया हुआ अपना, ये आपके पास नहीं आएगा। ये मैंने बुकमार्क इसलिए किया क्योंकि मेरी डेली बेसिस पे ये सर्विसेज यूज़ कर रहा होता हूँ, तो मैंने इसलिए वो बुकमार्क करके अपने पास रखी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिसेंट विजिटेड जो पेज है ये भी आपके पास बिल्कुल ब्लैंक आएगा जब आप न्यू बनाओगे आपके पास, क्योंकि आपने कोई सर्विस इस्तेमाल नहीं की होगी तो ये आपके पास ये वाला सेट भी ब्लैंक आएगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें इस कंसोल की पूरे की, तो इस कंसोल में अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके होम पे ही रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये होम पेज पर ही है अभी। अगर इसके राइट में अगर देखें तो हमारे पास सर्विसेज की बात है, तो सर्विसेज में अगर आप देखें तो हमारे पास कितनी सर्विसेज, मैंने बोला बहुत सर्विसेज हैं। अगर आप ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, या अगर आप कंप्यूट की सर्विसेज मींस EC2 वगैरह की बात कर रहे हैं तो वो भी हैं। कंटेनराइजेशंस मींस जो हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर खड़ा करना है, हमें कुबरनेटीज चाहिए या डॉकर चाहिए, तो वो सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। डेटाबेसेस की सर्विसेज भी अवेलेबल है, हमारे पास गेम्स की सर्विसेज भी अवेलेबल है, इंटरनेट ऑफ थिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनकी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें हमारे पास जो मेजरली मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मैं डेटा से रिलेटेड वाली करता हूँ, बाकी मैं नहीं यूज़ करता हूँ, बाकी मेरे स्कोप में नहीं आती, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये यहाँ पर जो आ रही हैं रिसेंट विजिटर्स में जो स्टार होकर आ रही हैं, ये सारी वो सर्विसेज हैं जो मैंने अपने लिए स्टार की हुई है, मीन्स बुकमार्क की हुई है कि मेरे पास यहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है और आपको नहीं पता, लेट्स सपोज मैं S3 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, S3 की सर्विस मुझे दिखा देगा कि S3 की सर्विस पे आपको जाना है। तो लेट्स सपोज अगर मैं जाना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से S3 की सर्विस पर जा सकता हूँ। तो सिंपली क्या होगी, मुझे S3 की सर्विस मिल जाएगी और यहाँ पर मैं अपनी क्या कर सकता हूँ, बकेट बना के कोई भी स्टोरेज वगैरह यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ये मेरी सिंपल एक सर्विस की तरफ जा सकते हैं। तो मीन्स ये हमारे पास सर्च बार है जो नॉर्मली आपको हर तरह की सर्च प्रोवाइड करता है। पिछले वैसे जगह थी, ठीक है, कोई मसला है, ओके। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट जो है वो सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो हम लोग उनको यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे देखें तो आप जो भी काम कर रहे हैं AWS का क्लाउड, उसको अगर आपको किसी जो हम लोग CLI इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, राइट। अगर आप देखें तो विंडोज़ के अंदर भी हम लोग एक ब्लैक स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपको CLI AWS का इस्तेमाल करना है तो आप ये क्लाउड शेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल CLI दैट इज प्रोवाइडेड बाय AWS। अगर आप CLI बेस्ड काम करना चाह रहे हैं, आप कमांड के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, जैसे गिटहब पे काम करते हैं, आप लोग बोल रहे थे ना कि सर हम लोग नॉर्मली गिटहब पे अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने GUI आप लोगों को नहीं बताया था, मैं बोलता कि कमांड के थ्रू काम करो, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है। तो इस तरह से AWS के ऊपर भी आप काम जो है वो GUI के थ्रू भी कर सकते हो और नॉर्मली आप वो काम क्लाउड शेल या कोई भी CLI को इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास सर्विस है क्लाउड शेल के नाम से, वो आपको सिंपल क्या कर रही है, एक CLI प्रोवाइड कर रही है। ये सिंपल GUI है उसका। अभी जैसे हम करेंगे क्या, इसमें फाइल अपलोड करके इंस्टॉल करेंगे थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारे पास नोटिफिकेशंस वगैरह, अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता है, अगर लेट्स सपोज आपका बजट वगैरह इंक्रीज होगा तो आपके पास कुछ नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी। तो वो नोटिफिकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर वक्त के लिए मुझे कुछ नहीं आया, कोई इश्यूज़ नहीं है, मेरा अकाउंट मतलब इतने टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सिंपल सेटिंग्स हैं, वो आप डार्क मोड लाइट मोड देख सकते हो। अब अगर आप बात करो तो मैंने क्या बोला था कि कुछ सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास रीजन स्कोप्ड होती हैं, मैंने बोला था ना अभी आप कुछ लोग टाइम पहले। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे पास S3 की बकेट है, S3 की जो सर्विस है वो उसका स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप में आती है, मीन्स वो किसी भी रीजन के साथ बाउंड नहीं है। अब अगर इसको मैं लेट्स सपोज मैं अपने EC2 में चला जाता हूँ और EC2 के अंदर मैं जाकर देखता हूँ तो EC2 की जो सर्विस होगी वो किसी न किसी रीजन स्कोप में चल रही होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर चेंज हो गया, यस जो मैंने बताया था कि हमारे पास AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे पहले रीजन्स आते हैं, रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स आते हैं, तो वो चीज़ मैंने अभी बताई है। तो यहाँ पे क्या है, अब EC2 की सर्विस की जो मैंने बात की थी वो रीजन स्कोप्ड मैंने बोलता, तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है, हमारे पास EC2 की सर्विस जो है वो किसी ना किसी रीजन में चल रही होगी। आपको चूज़ करना पड़ेगा आप किस जगह पर चलाना चाह रहे हो। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप वो वाली जगह चूज़ करो जहाँ पर आपकी ऑडियंस करीब तर हो। उस जगह पर अगर आपका सर्वर होगा तो आपको लेटेंसी इशूज़ कम आएंगे, आपको ज़्यादा जल्दी काम मिलेगा। तो उस लिहाज से आप अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो मैंने US ईस्ट जो है वो नॉर्थ वर्जीनिया को सिलेक्ट किया हुआ है और वो US ईस्ट 1 का जो रीजन है वो अवेलेबिलिटी जोन है वो अभी तक फिलहाल एक्टिव है। सर बेसिकली आप इसे डेटा स्टोरेज के लिए बना रहे होते हैं, मतलब काम जिस पर चल रहा है प्योर एंड टू एंड आपकी एप्लीकेशन है टू होस्ट योर वेबसाइट्स, टू डू डेटा एनालिटिक्स, टू डू मशीन लर्निंग, ये सारे एस्पेक्ट्स ये प्रोवाइड करता है, ओवरऑल सब प्रोवाइड करता है। बट ये सारे का सारा पे एज यू गो मॉडल पे आपको एक ब्राउजर के थ्रू प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको लेट्स सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर कोई खुद बनाना पड़ेगा तो आपकी बहुत कॉस्टिंग आएगी। आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो जितना आपने यूज़ किया आपको उतनी कीमत प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत से बेनिफिट शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करके बताए थे, जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया था उसके बाद फिर मैंने इसका सोल्यूशन बताया था। यस डोमेन आप यहाँ पे परचेज करोगे लेकिन आप यहाँ पे बाउंड करके आप चला सकते हो।
लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो डोमेन मिलेगी वो आपको AWS करके कुछ मिलेगी, तो वो आपको फिर चेंज करनी पड़ेगी, जिस तरह से GitHub Actions पे हम लोग करते हैं। बट यहाँ पे S3 के अंदर आप नॉर्मली होस्टिंग छोटी वेबसाइट्स की कर सकते हो, वो AWS प्रोवाइड करता है। S3 की बकेट के अंदर ही आप होस्टिंग कर सकते हो। सर डेटा सर्विसेज के अंदर जैसे आपने M3, S3 और दूसरी जो कैटेगरीज वगैरह बताई है, और कितनी किस्म की कैटेगरीज हैं, हम किसको अप्रोच करेंगे? जैसे कि हम डेटा साइंस से ताल्लुक यस, तो अभी तक तो आप जो क्या करना है, आप जाके मार्केट में, अभी तो आज आप लोगों ने AWS का नाम सुना होगा मोस्टली होना, या कुछ ने पहले से नहीं सुना भी होगा। आप लोग एक्सप्लोर करें कि ये यूज़ कैसे होता है, डोंट जंप डायरेक्टली इनटू इट, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा यूज़ करें, आपको समझ में आने लगेगा आपकी सर्विसेज कौन सी है। तो देखो, अगर आप देखो तो मैंने भी बुकमार्क में कुछ सर्विसेज रखी हुई, सारी तो नहीं रखी हुई ना, इसका मतलब मुझे कुछ हद तक पता थी चीज़ें का, जो मेरे काम की है मैंने वो रख दी यहाँ पे। तो आप भी इस तरह विद पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ में आने लगेगी कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके काम की है। बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट, तो वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यहाँ पर सलानी में कोर्स कर रहे हो तो आपको आखिरी मॉड्यूल में AWS का पार्ट करवाया जाएगा, आपको सर्विसेज बताई जाएंगी कि ये सर्विसेज आप मोस्टली AWS पे काम कर सकते हो, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या लेट्स सपोज डेटा साइंस से रिलेटेड, ठीक है? सलानी के थ्रू हमें यहाँ पे अकाउंट खोलने में आसानी होगी। अकाउंट सलानी नहीं प्रोवाइड करेगी, अकाउंट आप लोगों को खुद करना होगा, बट पढ़ाऊंगा मैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, वो चीज़ मैं उस टाइम पे पढ़ा दूंगा, ठीक है? मैं वो किया मैंने इस्तेमाल, मैं बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर आपके पास क्या है डिफरेंट चीज़ें, मैं जस्ट आपको कंसोल का ओवरव्यू कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो दूसरे स्पीकर हैं जो AWS के ऑफिशियली हैं वो आने वाले हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं वाइंड अप करूँ ताकि आप लोगों के पास एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो, आप लोग उसको अच्छे से कवर कर सको, ठीक है? ऑब्जॉर्व कर सको उस जो हमारे पास स्पीकर है उनकी नॉलेज को, ठीक है? आखिर में ना थोड़ा सा कंक्लूजन दे दीजिएगा पूरे लेक्चर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट जो है हमारे पास यहाँ पे बिलिंग वगैरह की हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है कि लेट्स सपोज बिलिंग पे चलते हैं। हेलो हेलो, जी 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 यार वो आने मत आ रहे यार, वो मुझे SMS करेंगे, मैं तो बता दूँगा कि वो आ गए, ठीक है? ओके ओके, मैं भेजता हूँ, ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो आप कॉस्टिंग के ऊपर देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ डॉलर्स में इस्तेमाल की हुई सर्विसेज, तो यहाँ पे मेरी कॉस्टिंग वगैरह कंप्लीटली आ रही है कि आपने ये सर्विसेज इस तरह से इस्तेमाल की हुई है, और आप इस तरह से अपनी सर्विसेज जो है उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखें तो क्रेडिट्स की बात है, ठीक है? मैं जानबूझ के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि इन कम्युनिटीज़ में क्यों आना चाहिए जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास कितना पड़ा हुआ है रेट, ये सारे का सारा फ्रीली प्रोवाइडेड है, मैंने खुद कोई भी बाय नहीं किया, ठीक है? तो ये मैं यही चीज़ें इस्तेमाल करके ये चीज़ें जो है ना वो अपनी पेमेंट्स वगैरह को यूटिलाइज करता हूँ। ये सब प्रोवाइडेड बाय AWS कम्युनिटी है, AWS ने खुद मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। बीइंग एन AWS कम्युनिटी बिल्डर, बीइंग एन एक्स क्लाउड कैप्टन, आप हमारी सर्विसेज को यूज़ करें और आप जो है ऑलरेडी मार्केट में हैं, आप लोगों को भी पता है, आप खुद भी यूज़ करें, तो मेरा हैंड्स ऑन फ्रीली इस तरह से हो रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को जब मैं बोलता हूँ कि इसके लिए हमारे पास जो है एप्लीकेशंस ओपन है तो आप अप्लाई करें, इसका मतलब ये होता है कि आपको भी ये फ्री जो है क्रेडिट्स मिले, आपको भी फ्री सर्टिफिकेशन के वाउचर्स मिले, आपको भी स्वैग्स मिले AWS की तरफ से, जो आप लोग अपने कैरियर को एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यह यहाँ तक था मेरा छोटा सा टूर जो मैंने आपको नॉर्मली AWS की चीज़ों का दिखाया है। इसमें हम लोग बहुत डीप कर सकते हैं, बट मैंने आज बहुत बेसिक चीज़ें रखी हैं, आपको नॉर्मल ओवरव्यू मिल जाए, चीज़ें समझ में आ जाए कि चीज़ें चल रही कैसे हैं और चीज़ें होंगी कैसी, ताकि आपको एक बेसिक ओवरव्यू AWS के बारे में मिल जाए, ठीक है? अब चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर वापसी। ओके, टूर हम लोगों ने ले लिया एक बेसिक सा। अब अगर हम बात करें कुछ गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पास जो मैं बात कर रहा था कि अभी आप लोगों को कुछ क्रेडिट्स वगैरह मिल सकते हैं, चीज़ें वगैरह मिल सकती हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पर है, अभी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है, तो वो AWS क्लाउड क्लब्स जो हैं उनमें अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है? February 5 से जो है ना क्लाउड क्लब्स के लिए रजिस्ट्रेशन वैसे ओपन हो जाएंगी। उसमें नॉर्मली होता है कि आप नॉर्मली अपनी कंपनीज वगैरह में इवेंट वगैरह करवाते हो तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलना शुरू हो जाती हैं फ्रीली। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हो, आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हो, अगर पास आउट हो चुके हो तो आप AWS जो कम्युनिटी बिल्डर्स हैं उस पार्ट के अंदर भी जा सकते हो, उसमें भी अपने आप को इनरोल करवा सकते हो। कम्युनिटी बिल्डर्स की रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप लोग अप्लाई करो, एटलीस्ट आपको 500 का क्रेडिट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इसके लिए पहले आपको सेलेक्ट होना पड़ेगा और उसकी रजिस्ट्रेशन अभी 28 जनवरी तक ओपन है। और जबकि AWS क्लाउड क्लब्स है
उनकी रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट मंथ 5 फरवरी से स्टार्ट होंगी अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। बट कम्युनिटी बिल्डर्स की रजिस्ट्रेशन अभी चल रही हैं, आप अप्लाई करें। इफ़ यू गेट सिलेक्टेड यू विल बी द पार्ट ऑफ AWS कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी वाली आईडी मीन्स अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप क्लाउड क्लब्स के लिए अप्लाई करें, उसमें आपको बहुत बेसिक चीज़ें भी बताई जाएंगी। यस मैं बताता हूँ, मैं उन चीज़ों पे आता हूँ वो कैसे टैकल करनी है आपने अपने पाँव लगा दिए, तो वो आपने कैसे टैकल करनी है, तो वो चीज़ें आपको हेलो 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 माइक बंद हो गया यार, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो चीज़ें मैंने आपको क्रेडिट्स वगैरह बताए, आपको AWS के वाउचर्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन कुछ जो है ना अच्छे स्वेग्स भी मिलते हैं। मुझे स्वेग्स बहुत बड़े पसंद है, तो इसलिए मैंने कुछ स्वेग्स की पिक्चर्स भी लगाई हैं कि आपको इस तरह की बॉटल्स वगैरह, कैप्स वगैरह, स्टिकर्स वगैरह, बैग्स वगैरह, ये सब स्वेग्स एज गुडीज मिलती हैं बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटीज़। बट इससे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ क्रेडिट्स भी मिलते हैं, आपको जो है वो वाउचर्स मिलते हैं सर्टिफिकेशंस करने के लिए। मीन्स यू विल बी द फर्स्ट वन हु विल बी रिप्रेजेंटिंग विद इन पाकिस्तान। लाइक आप क्लाउड कैप्टन हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में AWS को रिप्रेजेंट करो, अगर आप कम्युनिटी बिल्डर हो तो आप पाकिस्तान के अंदर AWS को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट वाज अ स्मॉल प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड। आई वाज थिंकिंग कि हमारे स्पीकर अभी आ चुके होंगे, तो मैं उन स्पीकर्स को देखता हूँ, अगर वो आए हुए तो हम लोग उनको बुला लेते हैं, नहीं तो आपको 5 से 10 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमारे स्पीकर्स अगर आ जाते हैं। जी जी अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है तो मैंने आपको सेकंड प्रोग्राम बताया जो कम्युनिटी बिल्डर्स का। ठीक है, मैं वो लिंक्स की बात बताता हूँ। आपको थोड़ा सा AWS के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो जो लिंक्स जो ये मांग रहे हैं वो आपको लेट सपोज आपको जो भी चीज़ आपने लेट सपोज AWS के बारे में पढ़ी है, S3 अगर आपने पढ़ा या EC2 आपने पढ़ा है, आप उसके ऊपर ब्लॉग लिखो, ब्लॉग मीडियम के ऊपर अपलोड करो, वो जो लिंक आपके पास ब्लॉग का आएगा वो लिंक आप प्रोवाइड कर दो। तो मीन्स वो ये चीज़ शो करेगा कि आपको इंटरेस्ट है इस क्लाउड में और आप काम करना चाहते हो, ताकि आपका इंटरेस्ट लेवल दिखेगा तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करेंगे। तो आपको ये थोड़े बहुत स्टेप्स एप्लीकेशन के फॉर्म के अंदर करने पड़ेंगे, और ये डायरेक्टली इतनी जल्दी एब्जॉर्ब मीन्स आपको नहीं मिलते, आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है फॉर्म्स के अंदर। मैंने भी जब कम्युनिटी बिल्डर के लिए अप्लाई किया था, मैं फर्स्ट 2 टाइम्स रिजेक्ट हुआ, 3rd टाइम में एक्सेप्ट हुआ। मीन्स इनका जो कंपटीशन होता है फॉर्म्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और एक्सेप्टेंस मार्जिन बहुत कम होता है। तो मीन्स अगर आपको चाहिए कि आपको वो सर्विसेज इस्तेमाल करें तो आपको उस लेवल की अच्छा फॉर्म फिल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप एक्सेप्ट हो जाओगे, आपको अच्छा फॉर्म फिल करना है ताकि आप बाकी लोगों में मेरिट पे ऊपर आओ एप्लीकेशन फॉर्म में और आप एक्सेप्ट हो जाओ। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चंस? क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया है। क्लाउड क्लब्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी वालों के लिए हैं, कम्युनिटी बिल्डर्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए हैं जिन्होंने तकरीबन इसमें बात करें कम्युनिटी बिल्डर्स जो है वो हमारे जो हैं वो प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास एटलीस्ट 6 मंथ टू 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा वो कम्युनिटी बिल्डर में अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो कि वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उनकी कम्युनिटीज़ किस तरह से बन रही हैं, क्योंकि एटलीस्ट AWS को आपसे ये चाहिए कि वो आप जो है उनकी जो सर्विसेज वगैरह हैं उनकी आगाही और लोगों तक भी बताएं। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों को तो इन्वेस्ट किया है, बट इससे आपका कैरियर बनेगा। मुझे पता है कि आपको डेटा साइंस के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अगर बच्चे हो तो आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर ये सर्विसेज इस्तेमाल हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके इनको बेस्टली यूटिलाइज करना है। हमारे पास जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं वो बड़े जो हैं वो हमारे पास AWS है, उसके अलावा एज्योर है, फिर GCP है हमारे पास। एज्योर भी इसी तरह का क्लाउड है, वो भी। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा, बट मैं मेजरली आपको बता रहा हूँ। हमारे पास AWS है,
एश्योर है और जिस भी बहुत बड़े हैं, इसके अलावा ओरेकल, IBM और भी हैं, बट वो मार्जिनली अभी तक उस लीडर वाले बोर्ड में नहीं है ज़्यादा एक्सेप्टेंस। अगर आप AWS और एश्योर मेरे ख्याल से करें तो आपकी एक्सेप्टेंस मार्केट में काफ़ी 80% तक चली जाएगी। आपके पास 80% जो जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही हैं वो इन्हीं दो क्लाउड्स के इर्द गिर्द आ रही हैं, बट मेजर AWS के ऊपर आ रही हैं। SAP और Oracle वो भी हैं ना, वो भी हैं क्लाउड्स में, तो बता रहा हूँ ना, वो भी क्लाउड्स हैं। ठीक है, यस कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूडेमी के ऊपर स्टीफन मैरिक के कोर्सेज हैं AWS के ऊपर, बहुत अच्छे, यू कैन डू दिस। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा आप लोग। स्टीफन मैरिक, स्टीफन मैरिक, ये हमें मिलता है तकरीबन 6-6 महीने बाद। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम दोबारा ईमेल लिख के ले लेते हैं, मसला नहीं है उस चीज़ का। अगर आपके पास ख़त्म हो गया, आप ईमेल लिखो, आपको दोबारा मिल जाएगा। तो वो ईमेल्स वगैरह ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं? नहीं, अपनी एक ईमेल बताते हैं कि आपको अगर क्रेडिट चाहिए दोबारा तो आप हमें ईमेल करके बताओ, ये रीज़न है, मैं ये कर रहा था, ये एक्सपेरिमेंटेशन किया, ख़त्म हो गया, मुझे और चाहिए। आपकी रीज़न वैलिड होती है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कम्युनिटी मेंबर बनने के बाद होगा? यस, कम्युनिटी मेंबर बनने के बाद आपको पहले कम्युनिटी मेंबर बनना पड़ता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, नॉर्मल अकाउंट में आपके पास क्रेडिट्स कहाँ से आएंगे? कम्युनिटी मेंबर होने को तो क्रेडिट्स बहुत लग देंगे। नहीं नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट आपके पास कम्युनिटी मेंबर बनने की वजह से आप जो डॉलर्स वाली जो चीज़ आपको मसला करेगी ना, वो यहाँ से आपकी फुलफिल हो जाएगी। ये लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप हैंड्स ऑन अच्छे से कर सकते, डरोगे नहीं इतना आता। नहीं नहीं, टाइम लिमिट नहीं होती। कम्युनिटी मेंबर जो है आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है अपने आप को, मतलब हर साल मार्च में रिन्यूअल करनी पड़ती है आपको। तो मुझे भी इस साल मार्च में दोबारा अपने आपको फॉर्म देना पड़ेगा, मैंने पिछले साल में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, तो वो रिन्यू होती रहती है। बट आपको चीज़ें हर साल मिलती हैं और उसी तरह से मिलती है जिस तरह से मिल रही हैं आपको। सर मतलब आप एक रिपोर्ट बनाते हैं, जितना भी आपने काम किया है इस पे, वो आप एक रिपोर्ट बना के फिर अपलोड करते हैं? रिपोर्ट नहीं, इन अ सेंस का फॉर्म में हम लोग नॉर्मल बताते हैं कि ये एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की हैं। लेट्स सपोज मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं प्रोजेक्ट्स के लिंक बताता हूँ। प्रोजेक्ट जो है मैंने अपने गिटहब पे रखे हुए होते हैं, लेट्स सपोज, तो मैं उनकी लिंक दे दूँगा, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए। तो उनको देखना चाहिए कि ये AWS को यूटिलाइज दे रहे हैं, जो चीज़ें हम उनको दे रहे हैं, क्रेडिट्स दे रहे हैं, वो यूटिलाइज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट्स कहीं वेस्ट हो रहे हैं या वैसे अनयूज जा रहे हैं। तो जस्ट वो उस चीज़ को मेक श्योर कर रहे होते हैं। अगर आप यूज़ कर रहे हो, सही से बता रहे हो, तो वो आपको और भी देंगे और आपको अपनी कम्युनिटी में भी रखेंगे। ओके, AWS को भी करके मतलब मार्केट में जंप कर सकते हैं। यस यस यस। AWS में वो सेलिंग वाली पार्ट नहीं बोला जो आजकल ई-कॉमर्स वाली साइड पे बहुत सी हाइप चल रही है, बट AWS Amazon वेब सर्विसेज के ऊपर आप सर्टिफिकेशन कर दो, आप मार्केट में इजीली जंप कर सकते हो। जी नहीं, आपको एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 1 साल लेता हो आपका पास आउट होने से पहले, कर सकते हो। यस, अभी नेक्स्ट मंथ में आएगी 5 फेब को, आप अप्लाई कर लो। यस, कर सकते हो। सर जो यूनिवर्सिटी जा चुके हैं उनका क्या होगा? कम्युनिटी बिल्डर बताया ना आप लोगों को, वहीं से 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं तो 2 साल 6 महीने से 2 साल का एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। एटलीस्ट आपको ये तो पता ना AWS बेचता क्या, करता क्या, तो वो चीज़ आप ब्लॉग या थ्रू के फॉर्म में बताओगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस। डाल देंगे उसके हवाले से ब्लॉग। यस यस यस, तो आप वो डाल दो ब्लॉग्स वगैरह, देन वो ब्लॉग की लिंक्स जो है फॉर्म में सबमिट करा दो कि हमने ये काम किया हुआ है। फॉर्म जो जमा करवाना है उसका कोई सैंपल वगैरह है? यार आपको नेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे जाके लिखोगे ना हाउ टू फिल फॉर्म, तो लोगों ने वीडियोस भी बनाई है कि आपको फॉर्म में किस तरह से फिल करना है, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैंने रास्ता आपको दिखा दिया, अब आपको मंजिल से खुद पहुंचना है। सर आप पाइथन के साथ यही यूज कर रहे होते हैं बैकएंड पे? ये नॉर्मली हम लोग जब 3rd या 4th क्वार्टर में जाएंगे तो हम लोग ये आपको पढ़ाएंगे भी, और नॉर्मली हम यहाँ यूज़ भी कर रहे हैं। यही यूज हो रही है डेटाबेस या MongoDB वगैरह? यार वो डेटाबेसेस है हमारे पास, MongoDB जो है वो NoSQL का डेटाबेस है, ये पूरा जो है ना क्लाउड है हमारे पास। और सर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया इसका वर्चुअल, जैसे Yes. मैक चलाना है तो वो भी इसी का कंपेटेबल्स हैं ये सारे, सब में कंपेटेबल, टेंशन नहीं लेनी इसमें। क्लाउड तीनों जो हैं, जो बड़े क्लाउड्स हैं, वो सारे के सारे हर चीज़ के साथ कंपेटेबिलिटी अपनी देते हैं ताकि आप जैसे अगर आपका विंडोज है और आपको मैक पे काम करना है तो ये भी वर्चुअल पूरा। यस यस यस, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है वो आपको ऑन द गो एक ब्राउजर के अंदर मिल जाएगा। अगर लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। मैं तो थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूँ और मैं स्पीकर का देख लूँ कि स्पीकर हमारे कहाँ पर है, तो देन फिर मैं स्पीकर से इंट्रोड्यूस करूँगा आपको। देन फिर स्पीकर आपको जो सेशन देंगे वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा मुझसे, क्योंकि उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 15 साल का और सिर्फ AWS के ऊपर काम कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से वो यहाँ आए थे। आई जस्ट कॉट हिम कि आप यहाँ पे आके सेशन दें। टोटल AWS के ऊपर सिक्योरिटी, AWS के ऊपर सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं उसके ऊपर काम कर रहा है।
तो जब वो आएंगे तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको माइट भी पॉसिबल 5-10 मिनट वेट भी करना पड़ जाए, बट आई विल रिकमेंड थोड़ा आप लोग भी एनर्जेटिक हो जाए। मैं तब तक देख लेता हूँ, मैं खुद भी पानी वगैरह पी लेता हूँ। ओके, AWS पर करने के लिए आपको कोडिंग में आना जरूरी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।